Good morning, my dear student. Today we are started application of electronegativity. बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या यूज होता है, क्या प्रयोग होता है। तो पहला यूज होता है बच्चों नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। किसी भी यौगिक के नाम रखने के लिए, नामकरण करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज होता है। हम लोग जानते हैं कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो नॉन मेटल से मिलकर के मिलते हैं। जब नॉन मेटल आपस में कंबाइन होते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और उसी नॉन मेटल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो उसी को बोला जाता है बाइनरी कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बोला जाता है? बाइनरी कंपाउंड कहा जाता है। तो जब भी बच्चों आप जो है नॉन मेटल कंपाउंड मतलब कोवैलेंट कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा तो उसके सफिक्स में, उसके नाम के अंत में आइड जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आइड। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड में पहला कोवैलेंट बॉन्ड इज formed by non-metal and compound containing two non-metal are known as binary compound, are known as binary compound. Are known as binary compound. And in binary compound non-metal have more electronegativity. Non-metal have more electronegativity. Is written with suffix ide। मतलब उसके नाम के अंदर भी क्या जोड़ेंगे बच्चों? आइड। सफिक्स आइड। एंड नेम ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम is written first। तो बच्चों जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका यूज करके हम लोग कंपाउंड्स का, बाइनरी कंपाउंड्स का नेम लिख सकते हैं। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके नाम के अंत में आइड जोड़ेंगे और उसको लास्ट में लिखेंगे। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उस एटम को हम क्या करेंगे बच्चों? पहले लिखेंगे। उस एटम को क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। जैसे एग्जांपल ICl, आयोडीन और कुलीन ने मिलकर के यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। आयोडीन भी क्या है? नॉन मेटल है। और कुलीन भी क्या है? नॉन मेटल है। तो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ाया है सबसे ज्यादा फोनिकल, है ना? पढ़ाए थे ना सबसे ज्यादा फोलिन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर क्लोरीन का, यही तो था। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इसमें? क्लोरीन। और क्लोरीन भी नॉन मेटल है, आयोडीन भी नॉन मेटल है। तो दोनों ने मिलकर के कंबाइन होकर के जो कंपाउंड बनाया उसी को कहा जाएगा कोवैलेंट कंपाउंड। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी से बॉन्ड बनेगा तो इसे कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड है। अब ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। अब ये अब जो देखो ये आपका बाइनरी कंपाउंड कहलाएगा। अब अगर किसी का नाम हमें लिखना है तो इसका नाम लिखने के लिए बच्चों अब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे यहाँ पर कोलिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मीना है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और कोलिन हमारा क्या है? लीना है, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो मैंने बताया कि जब जो है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा
उसके नाम में आइड लगाएंगे, उसको बाद में लिखेंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, उसको पहले। तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा आयोडीन, और क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन के नाम में क्या जोड़ देंगे, आई, तो हो जाएगा आयोडीन क्लोराइड। इसका जो है बाइंडिंग कंपाउंड का नाम हो जाएगा आयोडीन क्लोराइड। इसी तरीके से बच्चों PCl3 का मान लो हमें लिखना है, इस यौगिक का नाम हमें लिखना है। तो आपको पता ही है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, क्लोरीन की, और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो सबसे पहले जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका नाम पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे फास्फोरस। और क्लोरीन कितने बार लग गया है, 3 बार, तो 3 के लिए लगाएंगे ट्राई, और क्लोरीन के में क्या जोड़ देंगे, आई, तो नाम हो जाएगा फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। जैसे यहाँ BrCl है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन क्लोराइड। तो इसका मतलब जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करके हम लोग बाइंडिंग कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ब्रोमीन क्लोराइड। और इसका बच्चों PCl5 का बता दें क्या नाम होगा, फास्फोरस। 5 बार आया तो पेंटा, और क्लोरीन में क्या लगा देंगे, आई, तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। नोट कर लो। अगला बच्चों हम लोग कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो मैंने बार बार बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसी को कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब बच्चों याद रखना कि अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो 100% कोवैलेंट नहीं हो सकता है, या अगर कोई आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो वो भी 100% आयनिक नहीं हो सकता है। तो कोवैलेंट में कुछ ना कुछ आयनिक प्रॉपर्टी होगी, या आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवैलेंट जो है प्रॉपर्टी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, आज ये कैलकुलेट करेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर होता है, कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है, ये कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हाइनी स्मिथ इक्वेशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हाइनी स्मिथ इक्वेशन का। मतलब अगर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है या कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो ना तो वो 100% कोवैलेंट हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक प्रॉपर्टी भी पाया जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों पहले हम लोग, नाइदर एनी बॉन्ड इज, नाइदर एनी bond is 100% ionic nor 100% covalent। each bond has some percentage of, each bond has some percentage of ionic as well as covalent character, ionic as well as कोवैलेंट कैरेक्टर। मतलब उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर भी पाया जाएगा और बच्चों आयनिक भी पाया जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या लेकिन हमें क्या करना है कैलकुलेट कि बच्चों कोवैलेंट में क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक जो है इक्वेशन यूज करूंगा जिसका नाम है हाइनी स्मिथ इक्वेशन। हाइनी स्मिथ इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है लिख लेते हैं हम लोग। हाइनी स्मिथ इक्वेशन, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू 16
डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से बच्चों हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे। किस में निकालेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है बच्चों जाई ए माइनस जाई बी है। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे कितना मौजूद है। तो एक सवाल करेंगे बच्चों, पहले नोट कर लो फिर सवाल करते हैं। कह रहा है बच्चों कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन HF बॉन्ड, इन HF बॉन्ड। HF बॉन्ड में हमें क्या करना है? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है। दिया है गिवन फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों वो दे रखा है, इसने कितना दे रखा है 4, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसने दे रखा है 2.1। तो हमें जो है इसमें HF बॉन्ड में क्या करना है? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। जैसे आपको पता ही बच्चों दोनों नॉन मेटल है, लेकिन ये कोवैलेंट बन रहा है। तो मैंने बताया कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयनिक हो सकता है, ना ही तो 100% कोवैलेंट हो सकता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये सही है कि कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ आयनिक प्रॉपर्टी भी होगा, इसमें कुछ ना कुछ आयनिक बॉन्ड की परसेंटेज होगा। तो इसको हम निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? हाइनी स्मिथ इक्वेशन। हाइनी स्मिथ इक्वेशन क्या था बच्चों? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3.5 है ना, क्या था 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसी इक्वेशन का यूज करना। डेल्टा एक्स क्या है? अब हमें डेल्टा एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने बताया डेल्टा एक्स क्या है? जाई ए माइनस जाई बी, मतलब कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या कर देना है? घटा देना है। तो बच्चों फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर डेल्टा एक्स निकाल लेना है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 4, और 4 में से -2.1 घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 1.9। ये तो आएगा, तो 1.9 आ जाएगा डेल्टा एक्स। अब फार्मूले में रखो, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर 16 इंटू 1.9 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 इंटू 1.9 का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 30.4 प्लस, और इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? कितना आया है? जो भी आया मल्टीप्लाई कर लेना। 3 पॉइंट कितना आया है? 12.36 तो कितना आ जाएगा टोटल जोड़ने बच्चों? कितना आ जाएगा? अरे इसे जोड़ लो, मोटा मोटा जोड़ लो, और क्या 30 और 42 है कि नहीं? मतलब वही 43 आएगा परसेंटेज आप करेंगे। मोटा मोटा कितना आया ऐसा? अरे चलो जोड़ लो, मोटा मोटा जो है 43 आ जाएगा आपका, है कि नहीं? अरे जोड़ी लेते 30.4 है, पूरा 12.36 है। तो मल्टीप्लाई जो है जोड़ लो, 6 4 4 3 7 और ये 2 और 42.76 है ना? अरे इसका मल्टीप्लाई करो कितना आया है? इसका तो यहाँ आ गया बच्चों कितना 42.76, मतलब लगभग जो है 42% जो है इसमें आयनिक कैरेक्टर होगा, और 58% क्या हो जाएगा? कोवैलेंट कैरेक्टर हो गया। तो HF में 58% क्या है? कोवैलेंट, और 42% क्या है? आयनिक कैरेक्टर है। तो इस तरीके से बच्चों हाइनी स्मिथ इक्वेशन का यूज करके हम किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं।
यहाँ बच्चों ये स्क्वायर नहीं ना, फार्मूले में डेल्टा एक्स थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया, उसको सही कर लीजिएगा। 16 इंटू डेल्टा एक्स है ना, तो वर्ग नहीं करना है आपको, बाकी सही है उतार। अब बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही यूज करके कौन सा बांड ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा बांड कम स्ट्रांग है, ये हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बता सकते हैं। अगर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है तो भैया बांड भी जो बनेगा वो स्ट्रांगेस्ट होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बांड हमारा क्या बनेगा, वीकर बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बांड निकाल करके लिखेंगे हाइगर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हाइगर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस higher is the electronegativity difference, more will be the strongest of bond, more will be strongest bond, बांड उतने ही ज्यादा बच्चों स्ट्रांग होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं HF, HCl, HBr, HI। आपको पता ही होगा बच्चों, मैंने बताया था सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, क्लोरीन और नाइट्रोजन का लगभग बराबर होता है। और मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बताया था कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 4 होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना 3 होती है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, बताया था ना। तो बच्चों अब यहाँ पर आपको पता ही हो जाना चाहिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो बांड भी तो बड़ा मजबूत बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को जो है जिससे बांड बनाएगा, उस इलेक्ट्रॉन जो जिस कंपाउंड से वो बांड बनाएगा, जैसे यहाँ पर HF ने बांड बनाया है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचे रहेगा, मजबूती से खींचे रहेगा, है कि नहीं। तो जिसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जिसका ज्यादा आएगा उसी का बांड क्या होगा, सबसे मजबूत होगा। जैसे फ्लोरीन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा है ना, मतलब घटा दो, इसका 4 होता है और इसका हाइड्रोजन का 2.5, तो जो भी घटाओ कितना हो जाएगा 1.9, और हाइड्रोजन फ्लोरीन का घटाओगे तो कितना आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, डेल्टा EN कितना आएगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9, इसका 0.9 और HBr का आता है 0.7 और इसका आता है 0.4। अगर हमें डाटा नहीं देता है तो फिर भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ये तो पता ही है तो ऑर्डर। तो बच्चों यहाँ पर सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, किसमें आ रहा है, HF कितना 1.9, और सबसे कम किसमें आ रहा है, HI में 0.4। तो जिसकी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका स्ट्रेंथ ऑफ बांड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। बांड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, HF, फिर HCl, फिर HBr, और सबसे कम क्या हो जाएगा, HI। और आयोडीन की साइज बहुत बड़ी होती है, पता भी है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, कम होती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बांड। अगला एप्लीकेशन है बच्चों मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। आप जानते हैं कि बच्चों अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लो है, लो है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है तो किसका क्या कहलाएगा, वो मेटल है, क्या होगा आपका, मेटालिक होगा। और आपको ये भी पता है कि जो मेटालिक होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चों, क्षारीय। 10th में पढ़े हो ना, 10th स्टैंडर्ड में बताया जाता है कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। तो ये मेटालिक कैसा ऑक्साइड बनाएगा, बेसिक नेचर। और अगर से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो हमारा क्या होगा बच्चों, नॉन मेटल। आपने पढ़ा है कि नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बच्चों। फ्लोरीन पूरे आवर्त सारणी में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और फ्लोरीन क्या है आपका, नॉन मेटल। तो इसका मतलब कि नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन मेटल।
और नॉन मेटल के ऑक्साइड आपने क्या पढ़ा? अरे आपने पढ़ा ना कि जो है हाई स्कूल में कि अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे हो जाएंगे आपके, है ना, एसिडिक हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करके ये बता सकते हैं कि जो है कौन बेसिक है कौन एसिडिक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है तो हम कहेंगे कि हमारा कंपाउंड जो है मेटालिक होगा और बेसिक बनाएगा, बेस बनाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो हमारा नॉन मेटल कहलाएगा और वो एसिडिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अगला बच्चों नेचर ऑफ एओएच टाइप ऑफ कंपाउंड। जैसे बच्चों मान लो कि अगर से आपका बेस है तो आपको पता है कि बेस क्या होते हैं, जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। तो ये हमारा मेटल का कुछ भी हो A+OH- तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि जब आप बेस को जल में डिसॉल्व कर रहे हैं तो कौन सा आयन दे रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये हमारा हो गया बेस। अगर बच्चों ये हमारा एसिड होता, AOH अगर हमारा एसिड होता तो ये क्या देता? जल में घोलने पर H+ देगा। क्या देगा? H+। तो ये टूटेगा AO- H+ में। तो ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो इसलिए मैंने इसे क्या कहा? एसिड। अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है डिसॉल्व करने पर तो हमारा कहलाएगा बेस। और अगर से प्रोटॉन दे रहा है, H+ डोनेट कर रहा है डिसॉल्व करने पर तो क्या कहलाएगा? एसिड। अगर से मेटल से OH समूह डायरेक्टली जुड़ा होगा तो बेस कहलाएगा। और अगर से OH समूह नॉन मेटल से डायरेक्टली जुड़ा होगा तो एसिडिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिडिक। तो नोट करके हम लोग लिखेंगे। जिनमें OH मेटल या पॉलीएटॉमिक कैटायन से जुड़ा हो, पॉलीएटॉमिक कैटायन से जुड़ा हो तो बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका मतलब यह कि अगर से मेटल के साथ OH समूह डायरेक्टली जुड़ा होगा तो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। जैसे बच्चों एग्जांपल के जरिए देखें, जैसे आपका NaOH है तो यहाँ AOH सोडियम से डायरेक्टली जुड़ा है ना, बेस कहलाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH है, ये भी आपका क्या है? बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस, ये भी क्या है आपका बच्चों? बेस के तरीके से काम करता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सब हमारे क्या है? बेस। इसका मतलब अगर OH समूह मेटल या पॉलीएटॉमिक कैटायन से डायरेक्टली जुड़ा होगा तो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और अगर OH समूह जो है मेटल से नहीं बल्कि नॉन मेटल से डायरेक्टली जुड़ा होगा तो हमारा क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। तो लिखिए अगला पॉइंट, जिनमें OH नॉन मेटल के साथ जुड़ा हो, नॉन मेटल के साथ जुड़ा हो तो एसिड होगा। अगर OH में नॉन मेटल के साथ जुड़ा होगा तो क्या कहलाएगा? एसिड। जैसे बच्चों एग्जांपल के जरिए मैं यहां ले लेता हूं, जैसे आपका है HNO2 तो यहां पर अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है आपका, ऐसे NOOH, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है नॉन मेटल है और OH लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? यही है नाइट्रस अम्ल है ना, ये इसका नाम नाइट्रस अम्ल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नॉन मेटल से OH लगा है तो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। इसी तरीके से एग्जांपल और देख लो बच्चों, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में देखो अगर इसको जो है आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो ना, जैसे O2OH का होल ट्वाइस, यही तो H2SO4 हुआ। तो बच्चों यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सल्फर नॉन मेटल के साथ क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है, तो क्या कहलाएंगे? हमारे एसिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एसिड।